अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। चैट ओपन है आप सबके लिए। आवाज क्लियर आ रही है। क्या हाल चाल है सबके। ठीक है। समझ आ रही है जेंडर। हाँ जी, पोस्ट मॉडर्निज्म रिपीट करना है क्योंकि वो उस दिन सही से नहीं पढ़ा था, वहीं से स्टार्ट हुआ। जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। समझ आ रहे सबको। पेड और फ्री सेशन में कोई फर्क तो नहीं लग रहा आप लोगों को। तो, अच्छा, आप लोगों में से 25 की अटेम्प्ट किस किस ने देनी है। काफी बच्चे हैं। सही है। ठीक होगी। इरादा, हाँ, इरादा ही ठीक रहता है। How many times should we revise before exam? As much as you can. अच्छा जी। आप लोगों में मॉक कौन कौन दे रहे हैं। आप मॉक बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, मतलब क्यों। मॉक कम क्यों दे रहे हैं आप लोगों को, क्या मसला है। मैम जो आप पढ़ाती हैं क्लास में अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज हम भी तो वहीं से पढ़ाते हैं। कर सकते होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका। क्या नाम है आपका। हमजा, आई गेस हमजा नाम है आपका। जी, ये बिल्कुल ओके, ऐसे ही होता है। कौन किस बच्चे ने पूछा था मुझसे। जी, जेंडर के मौक की बात करिए। कुछ असलम ने पूछा है। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ के बता सकती हूँ। आई हैव नो आइडिया। मैं इस तरह की चीजों का मुझे कम ही पता होता है। जेंडर स्टडीज के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स है, मैंने आपको उनकी पीडीएफ्स भी भेजे हुए हैं बेटा। जी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और उसके बाद आपको मैं दूंगी। नेक्स्ट वीक तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर अगले हफ्ते की वीकेंड या उससे अगले हफ्ते हम टेस्ट रख लेंगे, ताकि थोड़ा सा अंदर 3-4 दिन आपको मिल जाए चीजें याद करने के लिए। इसमें मैं आपको नोट्स दे दूंगी। हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि जो सिलेबस कंप्लीट कर लें, साथ साथ मैं आपको उसके बाद मैं आपको अपने नोट्स दे दूँ, क्योंकि वो अभी अपडेट करी है तो वो अचानक एक दफा नहीं भेज सकती। एनी क्वेश्चन रिलेटेड जेंडर। स्टार्ट करें, कितने बच्चे हो गए। 64। मैम क्वेश्चन की लेंथ का बता दें मैम, मॉक कब स्टार्ट करें, मींस कब देने चाहिए मैम, आप बुक्स की पीडीएफ दोबारा भेज सकती हैं। मैम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बताएंगी आफ्टर फिनिशिंग दिस। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है मॉक रखने का
मेरा मकसद ही मेन ये था, क्योंकि अगर मैं आपको वैसे भी आज भी बता सकती हूँ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स एंड ऑल, लेकिन जब तक आपने एक सवाल अटेम्प्ट नहीं किया ना, आप चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते सही से। मॉक रखने का मकसद ये था, अदरवाइज मेरा आपसे कोई फी कलेक्ट करना मकसद नहीं था। मैं ये देख रही थी कि बच्चों का ट्रेंड ज्यादा नोट्स की तरफ है, लोग मॉक की तरफ कम आ रहे हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा है कि आप लोग मॉक क्यों नहीं ले रहे सारे बच्चे। उसमें ये होगा, आपने जिस तरह का भी अटेम्प्ट किया होगा ना, उस पे मुझे आपको टेक्निक सप्लाई करके बताना ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए मैंने आपको मॉक का कहा था। तो आप लोग वो जरूर दें प्लीज, क्योंकि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो है वो हम उसी में ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसी में अच्छे से समझ भी आएंगी। मेरा नेक्स्ट कोई भी सेशन अभी आपको बताना है, इज टू अर्ली, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है अभी। ये वाला मंथ भी बहुत हेक्टिक जा रहा है। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद नहीं आइडिया कि वहाँ पे टाइम टेबल का क्या हिसाब होगा, मैनेज होगा नहीं होगा। ऑब्वियसली अपना भी पढ़ना होता है एंड ऑल, तो मैं बता दूंगी। मॉक्स सवेरा जो हमने लेना है, मॉक आपके 2 मॉक्स होने हैं सेशन के एंड पे। अच्छा बस ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चे आ गए, स्टार्ट करते हैं। मैम ट्रेनिंग के एंड में एग्जाम, जी बिल्कुल, हमारे मिड टर्म्स भी होते हैं, फाइनल्स भी होते हैं। अच्छा, आजकल तो वो बहुत हेक्टिक हुआ हुआ है, क्योंकि आजकल मैंने अपनी तैयारी भी करनी होती है ट्रेनिंग की, कपड़े एंड ऑल, और बाकी फिर पढ़ाना ये सब। थैंक यू सो मच। नहीं होते फेल। आपका जो काम है वो हार्डली 4 लेक्चर्स का है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो चीजें समझने वाली थी ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली, वो एक वो ज्यादा हमने कर ली है। 20 to 30% हो रह गए, जो बाकी है वो थोड़ी क्रैमिंग वाली चीजें हैं। और बाकी हाँ, अगर हमारी ट्रेनिंग में फेल हो जाए, जिसमें फेल हो वो आपको कर देंगे पास। अगर आप दोबारा पास कर लेंगे, मतलब आपका दोबारा पेपर हो जाता है उसका। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले प्लीज, मैं सो जाती हूँ। जेंडर, जेंडर स्टडीज में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अबाउट थ्योरीज, वो चल रहा है। चलिए आप लोग के काम शुरू हो गए साथ साथ। दैट इज अबाउट थ्योरीज, वो चल रहा है। हमने रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ लिया था, लिबरल फेमिनिज्म पढ़ लिया था, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पढ़ लिया था, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म पढ़ लिया है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, लेकिन वो काफी जल्दी में था। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म से। ठीक है, उसके बाद आपका होगा इको फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, Recording in progress. इको फेमिनिज्म, मेंस फेमिनिज्म। ठीक है, उसके बाद आपका है क्वेयर थ्योरी, ये वाली कल्चरल फेमिनिज्म, ये आपकी थ्योरी से। इको फेमिनिज्म हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन ये मेरे जहन में तब आया था जब इन्होंने इंटरव्यू में पूछा था मेरे से। मेरा ये सवाल जो है वो ड्रॉप हो गया, इसलिए मैंने इसको इसमें कर दिया इनकॉर्पोरेट, ताकि हम आपको समझ आ जाए। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ये कर लिया था, ये भी, ये भी, ये भी, ये हमने अच्छे से कवर कर ली थी।
ठीक है, आज हम करते हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म से। मैं आपको थ्योरीज पे इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट जो है और मुश्किल चीजें हैं जेंडर की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, एंड यस हमने वेव्स भी पढ़ ली थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। ठीक है, हमने जो थर्ड वेव देखी थी, हमारे पास थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसने सपोर्ट कहाँ से ली थी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म फेमिनिस्ट थ्योरी से? बात समझ आ रही है? अब क्या हुआ था कि जो थर्ड वेव, मतलब कि जो थर्ड वेव फेमिनिज्म है उनकी बेसिस क्या है? ये ये थ्योरी, इस थ्योरी की सपोर्ट से उन्होंने पूरी वेव को एक्सप्लेन किया है, या पूरी वेव जो है थर्ड वेव वो उस थ्योरी पे बेस करती है। ठीक है, अब जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है हमारे पास, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, ये किसकी रिजेक्शन थी? रिजेक्शन ऑफ सेकेंड वेव। तो उसके लिए वी नीड टू, हमें देखना पड़ेगा कि जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसके कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको रिजेक्ट करता है थर्ड वेव वाले, यानी पोस्ट मॉडर्न थ्योरी जो है वो जिनको रिजेक्ट करती है। ठीक है, अब जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसका अगर हम सेंट्रल आइडिया देखते हैं वो किस बारे में था? दैट वाज ऑल अबाउट जेंडर ऑपरेशन। ठीक है, जेंडर, वो कहते थे कि जेंडर ऑपरेशन इज कॉमन टू ऑल वुमेन। सही है, ये कहा था सेकेंड वेव वालों ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जेंडर ऑपरेशन इज कॉमन टू ऑल वुमेन। इसमें आपने दो चीजें देखनी है, एक तो जेंडर ऑपरेशन और एक वुमेन। जेंडर ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन है वो सिर्फ किस बेसिस पे है? जेंडर की बेस पे। एक ये चीज आपने ध्यान में रखनी है और दूसरा आपने इस वुमन के वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, इन दोनों चीजों पे जो थर्ड वेव वाले हैं यानी जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो क्या करते हैं, इन पे क्रिटिसाइज करते हैं। सही है, अब जब हम वुमेन की बात करेंगे ना, अब उन्होंने कहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग साथ साथ नोट करते जाए। ठीक है, जेंडर ऑपरेशन इज कॉमन टू ऑल वुमेन, इस स्टेटमेंट को आपने समझना है। अब जो वुमेन है इट डिनोट्स अ ग्रुप। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? सेकेंड वेव फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग जो वुमेन है इट डिनोट्स अ ग्रुप। ठीक है, अब अगर हम एक ग्रुप की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है? दुनिया है। ये दुनिया में क्या है? सारे ग्रुप। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, ये वाले सारे ग्रुप्स हैं। सेकेंड वेव वाले कहते हैं कि ये वाले जो सारे ग्रुप्स है ना, मतलब ये वाली जो सारी औरतें हैं दुनिया की, इनका कॉमन मसला है, दैट इज जेंडर ऑपरेशन। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जो हम वेव्स पढ़ते हैं ना, दैट ऑल और यूरोप सेंट्रिक, ये वाली बात आपने याद रखनी है, यानी ये सारी क्या है? वाइट वुमेन है। ठीक है, अब देखो, ये वाला ग्रुप जो है अमेरिका का है, ये उसका यूरोप की औरतों का है, ये एशिया की आप कह लें। अब देखिए, अमेरिका की औरत यूरोप की औरत के मसले तो एक हो सकते हैं। ठीक है, दे शेयर सम कॉमनैलिटी। क्या अमेरिका की औरत और इंडिया की औरत या पाकिस्तान की औरत एक राजस्थानी औरत है? क्या मसले सेम हो सकते हैं? क्या ऑपरेशन एक ही तरह की होगी? आप ब्लैक वुमन की बात कर लें, ठीक है, हम अफ्रीका में चले जाते हैं, आप देखिए व्हाइट वुमन और ब्लैक, क्या इन दोनों का मसला इज जस्ट बेस्ड ऑन जेंडर ऑपरेशन? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक वुमन है वो रेस की बेसिस पे भी क्या है? ऑप्रेस्ड है। बात समझ आ रही है?
वो सिर्फ जेंडर की वजह से नहीं है, वो रेस की बेसिस पे भी ऑप्रेस्ड है, यानी रेस प्लस जेंडर। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं इसको, वुमेन को आप एक यूनिवर्सल कैटेगरी में कैसे लेके आ सकते हैं? ठीक है, जो वो बात करते हैं सेकंड वेव वाले, वो कहते हैं कि ये दुनिया है, इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं जिस भी रीजन में है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, उन सब का मसला क्या है, जेंडर ऑपरेशन। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये रीजन टू रीजन जो है, कल्चरल वेरिएशंस जब जब आती हैं तो आपके मसले भी बदलते हैं। ठीक है, ये एक आप कह लें कि बड़ा बेसिक सा आइडिया था किसका, पोस्ट मॉडर्निस्ट का। सही है। अब वो कहते हैं जो हम ग्रुप की बात करते हैं ना, दैट इज बेस्ड ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि आप इसको वुमेन को यूनिवर्सल कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। यूनिवर्सल कैटेगरी में लेके आने का मतलब है कि सबके साथ एक ही मसला है, दैट इज जेंडर ऑपरेशन। वो कह रहे हैं आप लेके आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ कब, अगर उन सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब जो अमेरिका की औरत है, जो यूरोप की औरत है, जो अफ्रीका की औरत है, ठीक है, जो एशिया की औरत है, ये सारी औरतें अगर इनके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एक जैसे हैं। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एक जैसे कब होते हैं, जब आपकी सिचुएशन सेम होती है। बात समझ आ रही है? जब आपकी सिचुएशन सेम होती है तब आपके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एक जैसे होते हैं, आपके मसले भी एक जैसे होते हैं। अब जब अमेरिका की औरत, यूरोप की औरत, ब्लैक वुमेन, एशिया की औरत, इन सबकी सिचुएशंस एक जैसी हैं? नहीं। इन सबके कल्चर्स एक जैसे हैं? नहीं। तो फिर इन सबके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस कैसे एक जैसे हो सकते हैं? और अगर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं हो सकते तो इनका प्रॉब्लम किस तरह से एक जैसा हो सकता है? ये बात है। ठीक है, यही क्रिटिसिज्म है सेकंड वेव वालों पे। सेकंड वेव वाले क्या कहते हैं कि वो एक ग्रुप में इसको कंसीडर करते हैं, वो कहते हैं दुनिया की सारी औरतों के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एक जैसे हैं क्योंकि सिचुएशन एक जैसी है। ठीक है, वो सिचुएशन क्या है, दैट इज, सिचुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज योर जेंडर ऑपरेशन। ये बात करते हैं सेकंड वेव वाले। इसको क्रिटिसाइज करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। किन बेसिस पे करते हैं, वो समझ आ रही है? अब जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट है, वो कुछ क्वेश्चन सामने लेके आते हैं, सर्टेन क्वेश्चन जरूर। ठीक है, वो क्या सवाल सामने लेके आते हैं, वो कहते हैं कि जो आपने एक चीज बनाई है, यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन, डज द यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन, डज द यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन represent a common grievance? मैं आपको पोस्ट मॉडर्निज्म आहिस्ता खोल के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, ये बहुत दफा भूलती है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट ये मुझे भी बहुत दफा भूलती है। आप एक दफा इनका आइडिया अच्छे से ले लें, इनको पढ़ लें, फिर ये याद रहती है। ठीक है? अच्छा, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो सवाल करते हैं कि डज द यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन, ये जो यूनिवर्सल कैटेगरी किन्होंने बनाई है, सेकंड वेव वालों ने, डज दिस यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन रिप्रेजेंट अ कॉमन ग्रीवेंस? ठीक है, एंड डज दिस यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन represent the interests of all women? ऑल वुमेन का मतलब क्या है? वाइट, ब्लैक, ब्राउन। वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ये वाली जो औरतें हैं, क्या इन सबके इंटरेस्ट सेम है? क्या जो वाइट वुमेन है वो रेस की बेस पे ऑप्रेस्ड है? नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर नहीं है तो इनके और ब्लैक के इंटरेस्ट किस तरह से सेम हो सकते हैं, इनके और ब्लैक के ग्रीवेंसेस किस तरह से सेम हो सकते हैं? ठीक है, आप अगर अमेरिकन हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो वो सिविल राइट मूवमेंट है ब्लैक्स की,
उसमें बहुत से इस तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। कहते हैं जो आपने एक यूनिवर्सल कैटेगरी बना दी है औरतों की, क्या उनके ग्रीवेंसेस कॉमन है? ठीक है, और क्या उनके इंटरेस्ट जो है वो सेम है? बात समझ आ रही है? अब वाई ये वाले जो सवाल उठे हैं, ये वाले सवाल क्यों उठे हैं? ये वाले सवाल इसलिए उठे हैं कि जो आपने यूनिवर्सल कैटेगरी एक बना दी है वुमेन की, ठीक है, जो आपने वुमेन की एक यूनिवर्सल कैटेगरी बना दी है, क्या उन सब औरतों के एक्सपीरियंसेस जो है वो सेम है? ठीक है, समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस हैं दैट इंटायरली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो क्या वाइट, ब्लैक, ब्राउन, इन वुमेन की सिचुएशन सेम है? अगर सिचुएशन नहीं सेम तो एक्सपीरियंस किस तरह से सेम हो सकता है? ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, सही है, बात समझ आ रही है? जो थर्ड वेव है वो इस इशू को हाईलाइट करती है, किसके ग्राउंड पे? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की ग्राउंड्स पे। ठीक है, सही है। अब जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो क्या कहते हैं? जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो कहते हैं कि जो आपने कैटेगरी बनाई है, कौन सी कैटेगरी? द कैटेगरी वुमेन, जो किन्होंने बनाई है? सेकंड वेव वालों ने। उन्होंने कहा है द कैटेगरी वुमेन इग्नोर्ड ग्रुप डिफरेंसेस। कैटेगरी वुमेन इग्नोर्ड ग्रुप डिफरेंसेस। ठीक है, क्या मतलब है ग्रुप डिफरेंसेस का? कि आप जो बात कर रहे हैं ना औरतों के ऑपरेशन की, ठीक है, थर्ड वेव वाले कहते हैं कि जो वुमेन है, वुमेन फेस्ड ऑपरेशन नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जो सेकंड वेव वाले कहते हैं जेंडर ऑपरेशन की बात करते हैं ना, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट कहते हैं कि वुमेन फेस्ड ऑपरेशन नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बट आल्सो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनकी बेस पे क्या होता है औरतें ऑप्रेस्ड है। वो क्या है? बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी रेस, आपकी क्लास, आपकी एथनिसिटी, आपकी कास्ट। जो इंडिया की दलित वुमेन है वो इसी नजरिए पे उठी थी ना। समझ आ रही है बात? सही है। वो कह रहे हैं कि अब जब हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं और इन डिफरेंट ग्रुप्स में अगर आप सिर्फ जेंडर ऑपरेशन की बात करते हैं, जो कि किसका मसला है? जो वाइट वुमेन है उसका मसला सिर्फ जेंडर ऑपरेशन है, उसका रेस, एथनिसिटी, कास्ट से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ इस पूरे ग्रुप में से एक सब ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने की बात करेंगे, ठीक है, एक ही ग्रुप के इशू को क्या करेंगे आप? हाईलाइट करेंगे, तो क्या ये अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी तरफ से? बात समझ आ रही है? अगर हम इन सारे ग्रुप में, ये एक पूरी दुनिया के हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स है, अगर हम सिर्फ एक ग्रुप के इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करें, तो क्या ये ग्रुप इस ग्रुप को मार्जिनलाइज नहीं कर रहा? क्या ये ग्रुप इसको नहीं कर रहा मार्जिनलाइज? इसको नहीं कर रहा? मतलब एक ग्रुप के अंदर ही आप देखें कितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और अगर आप एक एक के इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, एक के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करेंगे, तो फिर क्या होगा कि उस ग्रुप के अंदर ही जो डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं वो उनमें एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप के इंटरेस्ट को क्या करेगा? राइट्स को क्या करेगा? मार्जिनलाइज कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है पोस्ट मॉडर्निज्म,
कि जो हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म है ये क्या है? सही है। पहली बात, इट रिजेक्ट्स मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स मॉडर्निज्म। दूसरी बात क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म डज नॉट सर्च फॉर वन explanation but multiple multiple explanations। ठीक है। फिर जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इट इज एंटी फाउंडेशनल। एक्सप्लेन मैं करती हूँ। इट इज एंटी फाउंडेशनल। ठीक है। फिर जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है इट एक्सेप्ट्स प्लूरैलिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है। इट एक्सेप्ट्स प्लूरैलिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो नोट कर लो। अब इसकी वाली जो हमने पहली चीज पढ़ी है दैट इज मॉडर्निज्म, इट रिजेक्ट्स मॉडर्निज्म। इसमें क्या आता है? मॉडर्निज्म में वही सारी चीजें आती हैं, वुमेन एज इन यूनिवर्सल कैटेगरी। बात समझ आ रही है? वही सारी बातें जो सेकंड वेव वालों ने की है। सेकंड वेव वालों को क्या कहते हैं? मॉडर्निस्ट। उनके बाद वाले क्या आए हैं? पोस्ट मॉडर्निस्ट, जो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं इस सेकंड वेव को। ठीक है। जिस तरह आपके पास थ्योरी है फेमिनिज्म, सॉरी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म और पोस्ट फेमिनिज्म, ये दोनों डिफरेंट है। हम डिफरेंसेस आगे पढ़ते हैं। मतलब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मॉडर्निस्ट है वो सेकंड वेव वाले हैं और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो उनको रिजेक्ट करते हैं, उनके आइडियाज को। सही है। अब दूसरी जो चीज हम यहाँ पे देखते हैं, डज नॉट सर्च फॉर वन एक्सप्लेनेशन बट मल्टीपल एक्सप्लेनेशन। इसकी बात ये है, इसका मतलब ये है कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है ना, वो कहते हैं किसी भी मसले की कोई एक वजह नहीं होती, मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि जो फर्स्ट वेव वाले हैं उनको क्या लगता था कि औरतों का मसला सिर्फ क्या है? पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। ठीक है। और उनको क्या लगता था कि इनके सारे मसले सिर्फ किससे हल होंगे? आपका जो राइट टू वोट है। ठीक है। क्या इसके अलावा औरतों का कोई मसला नहीं है? आपकी जो पॉलिटिकल डोमेन है उस डोमेन में भी यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट राइट टू वोट। ठीक है। तो राइट टू वोट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या सिर्फ राइट टू वोट मिलने से आपके सारे राइट्स पूरे हो जाएंगे? ये क्रिटिसिज्म है। ठीक है। फिर वो कहता है कि जो सेकंड वेव वाले हैं वो क्या कहते हैं? जेंडर ऑपरेशन ऑफ ऑल वुमेन की बात करते हैं। क्या औरत किसी और तरह के ऑपरेशन को फील नहीं कर रही? क्या वो सिर्फ जेंडर की बेस पे ऑप्रेस्ड है? ये क्रिटिसिज्म है। बात समझ आ रही? इसलिए पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट कहते हैं कि हर चीज की कई एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। फर्स्ट वेव वालों के लिए सिर्फ पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन एक वो है, एक्सप्लेनेशन है। सेकंड वेव वालों के लिए एक ही एक्सप्लेनेशन है, जेंडर ऑपरेशन। बात समझ आ रही है? फिर जो थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं दैट इज एंटी फाउंडेशनल। एंटी फाउंडेशनल का मतलब ये है, जो हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या मतलब होता है? वही सच होता है हर कंडीशन में, हर सर्कमस्टांस में। वट एवर द एक्सपीरियंस इज, सच वही होता है। ठीक है। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो इस आइडिया को निगेट करता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं होता है। ठीक है। वो कहते हैं देयर आर बिलियंस ऑफ ट्रुथ्स। जिस तरह अगर फर्स्ट वेव वालों के लिए पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन सबसे बड़ा मसला है औरतों का, तो वो भी तो सच है। बात तो गलत नहीं है ना, बात तो ठीक है। फिर सेकंड वेव वालों जेंडर ऑपरेशन की बात करते हैं, बात तो वो भी ठीक है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन आधे सच है, ये बात है।
ठीक है, दे आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये एंटी फाउंडेशनल इसलिए है, वो कहते हैं ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, जो हम आगे कहेंगे वो भी सच है। ठीक है, एक कहानी के कई पहलू होते हैं और वो सारे क्या होते हैं, सच होते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं। तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, देयर आर बिलियंस ऑफ ट्रुथ। सही है। अब जिस तरह सेकंड रेडिकल फेमिनिस्ट है, उनके लिए सिर्फ एक ही ट्रुथ है, दैट इज पेट्रियार्की। बस इसके अलावा कोई मसला नहीं है कि ये वाली चीज है। लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मसला है। फर्स्ट वेव वाले अगर कहते हैं कि पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, हो रही है, आप डिनाई नहीं कर सकते। सेकंड वेव वाले अगर फोकस्ड है किस पे, जेंडर ऑपरेशन पे, आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, बट दैट इज अ ट्रूथ। समझ आ रही है किन बेसिस पे वो बात करते हैं। फिर जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है, हमने पढ़ा है कि दे एक्सेप्ट प्लूरैलिटी एंड डाइवर्सिटी। प्लूरैलिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब यही है जो हम पीछे बात कर चुके हैं कि देयर इज नो यूनिवर्सल कैटेगरी। ठीक है, एक बात की कई वजूहात भी हो सकती हैं, एक बात की कई डायमेंशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, एक मसले के कई हल भी हो सकते हैं। सही है, वो यूनिफॉर्मिटी पे बिलीव नहीं करते। ये था ओवरऑल पोस्ट मॉडर्निज्म। अब हमने देखना है कि जो की आइडियाज हैं, अगर आपको थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म भी आता है और पोस्ट मॉडर्निज्म का वो जिक्र नहीं करते, तो फिर भी आप थर्ड वेव को उसके बगैर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने पढ़ना है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। इसके अब हमने देखने हैं की आइडियाज लिख लें, टाइम एंड होने वाला है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, की आइडियाज में जो पहला है, दैट इज नॉन यूनिवर्सलिस्ट। पहला है नॉन यूनिवर्सलिस्ट। समझ आ रही है, पहला है नॉन यूनिवर्सलिस्ट, दूसरा है इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी, ये लिखा नहीं सही जा रहा, इंटरसेक्शनैलिटी, सेक्शंस वाला सेक्शनैलिटी। ठीक है, नॉन यूनिवर्सलिस्ट, इंटरसेक्शनैलिटी, कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, cultural relativism, and the fourth one is plurality and diversity। वो आप नोट करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिवर्सलिस्ट करते abolish। ठीक है, जब हम इनको abolish कर देंगे तो क्या होगा, चीजें सारी स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी। अब हमने देखना इम्पैक्ट्स इम्प्लीकेशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। उसमें ऑब्वियसली आई नो कि हम ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 80% बच्चे हैं जिन्होंने कहा था कि मैम इसको रिवाइज करें, इसलिए हम इसको इन डिटेल रिवाइज करें क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब जो आपका थर्ड वेव है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, अगर हम उसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें, इम्प्लीकेशंस में क्या आता है, डाइवर्सिफिकेशन। पहली इम्प्लीकेशन तो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, दूसरी क्या है, वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। तीसरी क्या है, राइज ऑफ एलजीबीटी। ठीक है, अब जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म है, उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म, डाइवर्सिटी, इंटरसेक्शनैलिटी, इन सब की बात करते हैं, सब फैक्टर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फेमिनिज्म की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, जिस तरह ब्लैक फेमिनिज्म अलग है, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म अलग है, दलित फेमिनिज्म अलग है। ठीक है, जो ब्लैक फेमिनिज्म है
उसमें औरत के ऑपरेशन की वजह सिर्फ जेंडर नहीं है, दो है, एक जेंडर है और एक रेस है, ठीक है। जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है उसमें वो ये बात करते हैं कि जो हमारे पास सेकंड वेव फेमिनिस्ट है वो एक यूनिवर्सल जजमेंट देते हैं कि सारी औरतों के मसले जो है वो एक जैसे हैं, वुमेन को वो एक ग्रुप कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन वो वाली जो वाइट लेडीज हैं उन्होंने कभी भी उस सिचुएशन, उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट जो हम लोग बेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कॉलोनीज है ना, बात समझ आ रही है। फिर जो दलित फेमिनिज्म है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो इंडियन फेमिनिज्म है वो मतलब जो बात करते हैं वो सिर्फ अपर क्लास इंडियंस की बात होती है, ठीक है। जो दलित फेमिनिज्म है दैट इज बेस्ड ऑन कास्ट, ये वही फैक्टर्स हैं जिनके हम पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है। कास्ट, रेस, एथनिसिटी, क्लास एंड ऑल, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारी कास्ट के बेस पे हमें क्या किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है, क्योंकि ये लोअर कास्ट है, ये वाली है। फिर जो वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स है उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट जब फेमिनिज्म की टाइप्स भी आएंगी, एक वेव में रिजेक्शन आएगी, दूसरी वेव के लिए नई थ्योरीज आएंगी, सारा कुछ होगा, तो ऑब्वियसली फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स भी वीक होगी क्योंकि अब उनका एजेंडा एक नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज हमने यहाँ पे देखनी है कि क्या हुआ था कि हमने जो सेकंड वेव है ना उसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सिस्टरहुड का, वुमेन सिस्टरहुड, सॉरी। अब जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की इम्प्लीकेशन में हम ये चीज बात देखते हैं कि कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है वुमेन सिस्टरहुड से वुमेन सॉलिडेरिटी की तरफ, ठीक है। फर्क क्या है? वुमेन सिस्टरहुड का मतलब है कि ये वाली पूरी दुनिया की जो औरतें हैं इनका मसला एक है, क्यों? क्योंकि इनकी सिचुएशन एक जैसी है, इनके एक्सपीरियंसेस एक जैसे हैं, इसलिए इनका प्रॉब्लम एक है, इनका सोल्यूशन भी एक है। ये वुमेन सिस्टरहुड में ये वाली चीजें आती है। फोकस किस में शिफ्ट हो गया? वुमेन सॉलिडारिटी में। इसका मतलब ये है कि हर रीजन की जो औरत है उसके मसले मुख्तलिफ है, क्यों? क्योंकि उसकी सिचुएशन मुख्तलिफ है, उसके एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ है। लेकिन वो सारी औरतें जो मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ फैक्टर से ऑप्रेस्ड है, वो वाली सारी औरतें यूनाइटेड है टू हैव देयर राइट्स। बात समझ आ रही है? ये बात है। प्राइस ऑफ एलजीबीटी वो हम पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो आपका मैं आगे कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था पोस्ट फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। जो पोस्ट फेमिनिज्म है, एक चीज है आपकी पोस्ट फेमिनिज्म और एक है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ठीक है। जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है ये क्रिटिक है मॉडर्न फेमिनिज्म पे। जो पोस्ट फेमिनिज्म है ये क्रिटिक है ओवरऑल जो हमारे पास फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, वेव्स या थ्योरीज वट एवर, ये उन सब पे क्रिटिक है, ठीक है। ये क्या है? एक रिएक्शन है। तो जो पोस्ट फेमि अगर फेमिनिस्ट मूवमेंट पे कोई रिएक्शन आया है तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो किसकी तरफ से होगा? मर्दों की तरफ से। तो पोस्ट फेमिनिस्ट जो है वो ज्यादातर क्या है? मर्द। वो कहते हैं कि औरतों को जो जो राइट्स चाहिए थे उनको मिल गए हैं। अब जो सोसाइटी स्टेब्लिश हुई है इसमें औरतें ज्यादा प्रिविलेज्ड है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? अब ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है इनको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में जो फेमिनिस्ट है वो कहती है कि ये वाले जो पोस्ट फेमिनिस्ट है ये क्या करना चाहता है, ये दुनिया की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं किससे? वुमेन इश्यूज से, ठीक है। इसमें हमने एक बुक का रेफरेंस देखा था, एक राइटर है सुसान फलूदी, उन्होंने एक बुक लिखी थी द अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट अमेरिकन वुमेन, दैट वाज अ डायरेक्ट बैकलैश टू पोस्ट फेमिनिज्म, सही है। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह जो पोस्ट फेमिनिस्ट है वो दुनिया की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं औरतों के मसलों से, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अब एक वो है टेबल है, वो आप लोगों ने ड्रॉ करना है, वो प्लीज आप साथ साथ ड्रॉ कर लीजिएगा। टेबल है वो आपने ड्रॉ करना है। कंपैरिजन है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव फेमिनिज्म का। कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड
थर्ड वेव फेमिनिज्म। ठीक है, ये हमने कंपैरिजन देखा है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। यहाँ पे आपके आ जाएंगे मेन इश्यूज, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका आ जाएगा सोल्यूशन, फिर यहाँ पे आपकी आ जाएगी अप्रोच, उस मसले को हल करने के लिए कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा टेबल। अब जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है, उसमें प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, उसमें प्रॉब्लम थी हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सिर्फ कीवर्ड इसलिए लिखवा रही है ताकि आपको कीवर्ड्स ना भूलें। ठीक है, कंपैरिजन आए तो आप लोगों ने ये चीजें हाईलाइट करनी है। जो फर्स्ट वेव है उसमें प्रॉब्लम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। जो सेकंड वेव वाले हैं वो कहते हैं मसला क्या है, ऑपरेशन। ठीक है, जो थर्ड वेव वाले हैं वो कहते हैं मसला क्या है, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट वेव के लिए प्रॉब्लम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड वेव के लिए प्रॉब्लम क्या है, ऑपरेशन। थर्ड वेव वालों के लिए प्रॉब्लम क्या है, मार्जिनलाइजेशन। अब जो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, इसमें कौन सी डिस्क्रिमिनेशन थी, लीगल और पॉलिटिकल। इकोनॉमिक और सोशल की बात करेंगे तो मैं तो आपको 0 नंबर दूंगी, बाकी मुझे नहीं पता। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन लीगल और पॉलिटिकल, और वो भी क्या, पर्टिकुलरली राइट टू वोट। सेकेंड वेव ऑपरेशन हम डिटेल बात कर चुके हैं, जेंडर ऑपरेशन। थर्ड वेव मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन किसकी, हमने पढ़ा है कि एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप को क्या करता है, मार्जिनलाइज करता है, वो वाली। अब अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो फर्स्ट वेव वालों के लिए सोल्यूशन क्या है, इमेंसिपेशन। ठीक है, अब अगर आप लोग इमेंसिपेशन की जगह फ्रीडम लिखेंगे तो मैं आपको नंबर नहीं दूंगी। जार्गन, सब्जेक्ट के जार्गन यही है। ठीक है, अब वो कहते हैं इमेंसिपेशन में क्या है कि आप लोग क्या करें कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको किस तरह से आप रिमूव करें, लीगल रिफॉर्म्स करके। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, लीगल और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। आपने इस डिस्क्रिमिनेशन से इमेंसिपेट किस तरह से करना है, लीगल रिफॉर्म्स करके। सेकेंड वेव वाले कहते हैं कि हमारा मसला क्या है, मसला क्या है, ऑपरेशन। तो उसका हल क्या है, लिबरेशन। दैट इज क्वाइट रेवोल्यूशनरी टर्म। ठीक है, लिबरेशन में का क्या मतलब है कि वो कहते हैं सिर्फ ये जो रिफॉर्म्स हैं ये करने से हमारा मसला हल नहीं होगा, हमें कोई वायलेंट अप्रोच लेके आनी चाहिए। ठीक है, हमें कोई रेडिकल माइंडसेट को आगे लेके आना चाहिए। देयर शुड बी सॉल्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन सम रेवोल्यूशन। ठीक है, थर्ड वेव वाले कहते हैं कि मसला हल क्या है, इंक्लूजन। यानी वो वाले जो सारे सब ग्रुप्स हैं, आप उन सब सब ग्रुप्स को इंक्लूड करें, आप उन सब फैक्टर्स को इंक्लूड करें जो हर हर जगह में औरतें एक्सपीरियंस कर रही हैं, आप हर सिचुएशन को इंक्लूड करें। ठीक है, इंक्लूजन क्या सोल्यूशन इंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं थर्ड वेव वाले। अप्रोच क्या मतलब, ये मसला है, ये हल है, इसको हल करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो फर्स्ट वेव वाले हैं वो कहते हैं इक्वालिटी। ठीक है, क्या हल होना चाहिए आपके पास, इक्वालिटी, यानी आपके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। सही है, ये इनको एगैलिटेरियन फेमिनिस्ट बोलते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि अप्रोच शुड बी इक्वालिटी। इक्वालिटी में भी क्या, ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल राइट्स, सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तो इक्वालिटी भी किस डोमेन में होगी, पॉलिटिकल डोमेन में ना। कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए औरतों और मर्दों को। बात समझ आ रही है। सेकेंड वेव वाले कहते हैं अप्रोच कौन सी होनी चाहिए, डिफरेंस अप्रोच।
डिफरेंस अप्रोच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि औरत और मर्द ये क्या है, डिफरेंट। ठीक है, पावर के कॉन्सेप्ट पे हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि औरत और मर्द डिफरेंट है, औरत और मर्द के इंटरेस्ट भी डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हमें औरतों के राइट्स, औरतों के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है तो वो हम मर्दों वाली सोसाइटी में नहीं कर सकते, हमें पावर का एलिमेंट चाहिए। बात समझ आ रही है? तो कहते हैं, औरतें कहती हैं ये वाली औरतें कहती हैं कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। बात समझ आ रही है? डिफरेंस अप्रोच का क्या मतलब है? दैट इज काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी। और इसमें प्रैक्टिकलिटी भी बहुत कम है, ये वाली जो है डिफरेंस अप्रोच। जो थर्ड वेव वाले हैं वो क्या कहते हैं, कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वी शुड एक्सेप्ट द प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी। वही जिस पे हम डिटेल बात कर चुके हैं, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। अजान हो रही है मेरे ख्याल में, अजान होने लगी, फिर अगला स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लिया प्लीज। Discrimination, oppression, marginalization, emancipation, liberation, inclusion, equality, difference and diversity. अगर मैं आपको कंपैरिजन दे रही हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव का, वो आप Recording इनके stopped. बगैर बात नहीं Recording in करेंगे। progress. ठीक है, बात समझ आ रही है? अजान होने फिर करते हैं। Recording stopped. कोई कंपैरिजन आया, कोई डिफरेंस आया, इन चीज़ों को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, ये हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने जो मॉक की डिस्कशन होगी उसमें। चीज़ें ना फिर ड्रैग हो जाती हैं, मसला हो जाता है। ये नोट कर लिए सब? हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म, वी आर डन विद दैट। अगला है आपके पास इको फेमिनिज्म। द नेक्स्ट वन इज इको फेमिनिज्म। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले मुश्तबा। आप ये प्लीज नोट करते जाइए, Recording in इको फेमिनिज्म। progress. अब जो इको फेमिनिज्म है, दिस थ्योरी
ecofeminism is based on an assumption. ये थ्योरी एक assumption पे बेस करती है, ठीक है। वो कौन सी assumption है? दैट women and nature are closely related. बात समझ आ रही? ये थ्योरी इस assumption पे बेस करती है कि औरत और नेचर के दरमियान क्लोज रिलेशन है, ठीक है। मर्द और नेचर के दरमियान क्लोज रिलेशन नहीं है, ठीक है। दुनिया में आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लें, व्हाट्सएप में कितनी औरतों की डीपी इज बेस्ड ऑन किसी सीनरी पे बेस करी होती है, और कितने मर्दों की करी होती है। आप यहीं से बड़ा बेसिक सा कंपैरिजन कर लें तो आपको पता लगेगा कि औरतों की ज्यादा क्लोजली एसोसिएशन होती है, क्लोज एसोसिएशन होती है नेचर के साथ, ठीक है। ये थ्योरी इस assumption पे बेस्ड है कि वुमेन आर क्लोजली रिलेटेड टू नेचर, ठीक है। क्यों? why women are closely related to nature? Because they share certain characteristics, ठीक है। औरत और नेचर के दरमियान क्लोज रिलेशन इसलिए है क्योंकि दे शेयर सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। कौन से करेक्टरिस्टिक्स? अगर आप नेचर और औरत की बात करें, ठीक है, जो औरत और नेचर है, ठीक है, both of them are associated with reproduction or not? They are, ठीक है। both of them are associated with reproduction, both of them are associated with nurturing। ये वो शेयर्ड क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से औरत और नेचर आर इन क्लोज रिलेशन, सही है। अब मर्द जो है वो नेचर के साथ क्लोजली रिलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्वालिटीज शेयर नहीं करते। क्या मर्द रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नो। नर्चरिंग में इन्वॉल्व है? नहीं। बात समझ आ रही है? यानी उनमें फेमिनिन क्वालिटीज नहीं है। इसकी वजह से ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जो मर्द है वो हर चीज को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मर्द नेचर को भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। बात समझ आ रही है? और ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टू बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स तो हमेशा एक्सप्लॉइट करने के लिए होते हैं ना। तो मर्द जब हर चीज को ऑब्जेक्ट की नजर से देखते हैं तो वो नेचर को भी ऑब्जेक्ट की नजर से देखते हैं, इसलिए वो नेचर को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट। बात समझ आ रही है? इसलिए ये इको फेमिनिज्म का क्या है, एक स्टांस है कि जो इको फेमिनिज्म है उसके अकॉर्डिंग क्या है, देयर इज थ्रेट टू इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट को क्या है? थ्रेट, बट नॉट फ्रॉम एंटायर ह्यूमन काइंड, बट बाय ओनली men। कि एनवायरनमेंट को खतरा है लेकिन सिर्फ किससे? मर्दों से, क्योंकि वो नेचर को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टू बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। men प्लस इंस्टीट्यूशन ऑफ मेल पावर। इंस्टीट्यूशन ऑफ मेल पावर का क्या मतलब है? आपका कैपिटलिज्म। इंस्टीट्यूशन ऑफ मेल पावर का मतलब क्या है आपका? कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म की जब हम बात करते हैं, कैपिटलिज्म इज रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कैपिटलिज्म इज रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस कि अगर जो आपके हायर स्ट्रक्चर्स है, अब हमने जो आईआर में फेमिनिज्म पढ़ा था ना, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी, उससे आपको ये चीज समझ आएगी। आयर में जो हम फेमिनिज्म पढ़ते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जब हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मर्दों के कुछ करेक्टर्स हैं और औरतों के कुछ करेक्टर्स हैं। मर्दों के करेक्टर्स हैं वो एग्रेसिव है,
औरतों के करेक्टर में क्या आता है कि वो क्या है, सबमिसिव है। ठीक है, क्योंकि हमारा पावर स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जो हमारी टॉप पोजीशंस हैं, ठीक है, हमारी जो हायर अथॉरिटीज हैं उन पे क्या बैठे हुए हैं, मर्द हजरात। इस वजह से जो पॉलिसीज हैं वो भी एग्रेसिव और वायलेंट बन रही है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क ग्लोबल पॉलिटिक्स में कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रही आयर में इस, मतलब ओवरऑल वो इस तरह की बात है। ठीक है, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप ये देखें, कैपिटलिज्म इज रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, मर्दों से। अगर इसी इन्हीं टॉप पोजीशंस पे औरतें बैठी हों, ठीक है, और औरतों की क्या एक क्लोज एसोसिएशन है नेचर के साथ, क्या वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगी? नहीं। बात समझ आ रही है? औरतें क्या करेंगी, उसकी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगी। आप डिफोरेस्टेशन की बात देख लें। और तो एक लड़की ने कभी अपने हाथ से कोई पौधा लगाया हो ना, और वो जब दरख्त बन जाए या कोई बड़ा हो जाता है, जब वो किसी को उसको काटने नहीं देती। ठीक है, मर्द और औरत के कंपैरिजन में औरत फूल तोड़ते हुए सेंसिटिव होती है, मर्द उतना नहीं होता, या नहीं होता जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड कि मर्दों को फील होता है कि नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल जेंडर ये कहता है। ठीक है, तो उसलिए वो कहते हैं कि ये जो मर्द है, हमारी जो सोसाइटी है ये क्या पेट्रियार्कल है। अगर हम इस सोसाइटी को ओवरथ्रो कर दें, अगर हम ये जो कैपिटलिस्टिक हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको एबॉलिश कर दे, तो क्या होगा, वो एक वही तरीके है जिससे हम नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं, नेचर को सेव कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, वो कहते हैं कि सोल्यूशन क्या है, ओवरथ्रो, ये लिख लें, ओवरथ्रो ऑफ पेट्रियार्की, overthrow of patriarchy will establish overthrow of patriarchy will establish a new relation between society and nature, between society and nature। यानी ओवरथ्रो ऑफ पेट्रियार्की विल एस्टेब्लिश न्यू रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड नेचर। क्योंकि अगर हम पेट्रियार्की को ओवरथ्रो कर देंगे तो क्या आ जाएंगी, औरतें। ठीक है, वो क्या होती हैं, सेंसिटिव, दे हैव क्लोज एसोसिएशन विद नेचर। तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह की सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी और नेचर के दरमियान रिलेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ये जो नया रिलेशन बनेगा, एंड देन न्यू रिलेशन विल बी बेस्ड ऑन वुमेन वैल्यूज। ठीक है, आपकी वुमेन वैल्यूज कौन सी है, केयर, लव, कॉपरेशन, कंपैशन। बात समझ आ रही है? ये सारी आपकी क्या है, वुमेन वैल्यूज है। वो कह रहे हैं कि अगर हम पेट्रियार्की को ओवरथ्रो कर दें, फिर नेचर और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो इन बेसिस पे होगा। और अगर केयर और लव और कॉपरेशन का एलिमेंट होगा, ठीक है, एक इमोशनल अटैचमेंट होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि हम नेचर को क्या करेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिजर्व कर सकेंगे। ये है आपकी इको फेमिनिज्म। ये हमने नहीं की थी, मैंने आपको इसलिए करवा दी क्योंकि हमसे इंटरव्यू में इसमें से सवाल पूछा गया था, तो बेहतर है कि आप लोग ये कर लें। ठीक है, एक आइडिया हो जाए। सही है, इसको नोट कर लें। फिर एक आपका आ जाता है कल्चरल फेमिनिज्म। जो आपका कल्चरल फेमिनिज्म है वो इंडिपेंडेंटली कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, जो कल्चरल फेमिनिज्म है वो आपका रेडिकल फेमिनिज्म का सिर्फ एक पार्ट है। सही है, जिसमें वो कहते हैं कि दो कल्चर्स हैं, एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल में हमारे पास क्या आते हैं, मर्द। और रेडिकल फेमिनिज्म में हमने दो स्कूल ऑफ थॉट्स देखे थे। अब हमारे पास आ जाते हैं वो मॉडरेट और एक्सट्रीम, ये वाली चीजें हैं। मतलब दैट इंटायरली इंडिपेंडेंटली कोई थ्योरी नहीं है। इसको नोट कर लिए?
Ecofeminism, postmodern feminism, psychoanalytical feminism, Marxist feminism, radical feminism, liberal feminism. We are done with that. अब एक important चीज आपकी रह गई, that is queer theory. Queer theory. Queer का मतलब क्या होता है? Strange, है ना? क्वेयर थ्योरी समझने से पहले ना आपने एक काम करना है, आप लोगों ने समझना है, दो चीजें समझनी है. एक तो समझनी है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एक तो आपने क्या समझना है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और एक आपने क्या समझना है, जेंडर आइडेंटिटी. ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. कंफ्यूजिंग है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए आपने ये वाले कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कर लेने हैं. एक क्या है आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और एक क्या है जेंडर आइडेंटिटी. ये दोनों डिफरेंट है. सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन है क्या. जब हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ये है क्या, सबसे पहले हमने ये देखना है. who you are attracted to physically and and emotionally is called sexual orientation. ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है कि आप फिजिकली और इमोशनली किसकी तरफ, किस सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन. ठीक है, इफ आई एम अ फीमेल एंड आई एम अट्रैक्टेड टू अ मेल, दैट इज हेट्रोसेक्सुअलिटी. इफ आई एम अ फीमेल एंड आई एम अट्रैक्टेड टू अ फीमेल, ठीक है, इमोशनली और फिजिकली, जेंडर आइडेंटिटी. ये जिन लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे ब्रेक के मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग पूरा दिन क्या करते हैं? 2 घंटे की या 3 घंटे की क्लास में भी अगर आपको ब्रेक चाहिए, फिर आपका अलग ही ऑफिस है. अजीब हरकतें करते हैं आप लोग. ब्रेक की क्या तुक है? हम बात करें सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी की. सेक्सुअल ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया हु यू आर अट्रैक्टेड टू फिजिकली एंड रोमांटिकली इज कॉल्ड एज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन. ठीक है, जो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन Recording है, in progress. that starts around puberty. Sexual orientation, it starts around puberty. ठीक है, जब क्या होता है, many young people begin to experience, many young people at the start of their puberty, when they begin to experience new feelings of attraction. ये important keyword है, feelings of
attraction for other people. जो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, इट स्टार्ट्स अराउंड प्यूबर्टी. जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, व्हेन दे बिगिन टू एक्सपीरियंस न्यू फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन. अब वो कहते हैं कि ये वाली फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, दैट कैन बी स्केरी एट टाइम्स. क्योंकि जो जेंडर के हम रोल्स या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसके ऑपोजिट हम कुछ जाके करना चाहते हैं, या कुछ अलग चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली दैट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग. ठीक है. अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन में टर्म्स देखनी है हमने. लेस्बियंस, एक होते हैं आपके लेस्बियंस. लेस्बियन में क्या है, गर्ल्स हु आर अट्रैक्टेड रोमांटिकली. ये वाले दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, रोमांटिकली एंड फिजिकली. गर्ल्स हु आर अट्रैक्टेड रोमांटिकली एंड फिजिकली टू अदर गर्ल्स. ठीक है. इन्हें हम क्या कहते हैं, लेस्बियन. समटाइम्स हम इनको गे भी बोलते हैं. एक हो गया आपके लेस्बियंस. अगर आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे कोई पूछे, आपने बताने के बाद कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपने इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, ये फर्ज है आपका. फिर गे. लेस्बियंस को समटाइम्स गे बोलते हैं, लेकिन जनरली गे का मतलब क्या है, इफ बॉयज आर अट्रैक्टेड romantically and physically to other boy. If a boy is attracted romantically and physically to other boy, then it is called as gay. वो नॉर्मल सी लाइट से चलो. हाँ, एक कप मैंने कहा था, चलो. हाँ, ठीक है. अगर एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ रोमांटिकली और फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गे. फिर अगला है आपके पास हेट्रोसेक्सुअल. हेट्रोसेक्सुअल, अगर एक फीमेल attracted है towards a male, that is heterosexual and that is normal according to our society. ठीक है. फिर आपके पास आता है बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल में क्या है, बाइसेक्सुअल में वो लोग आते हैं, पीपल हु आर अट्रैक्टेड टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज. बात समझ आ रही. सेक्सेस पे ध्यान देना आपने. इसमें एक लड़की एक लड़की की तरफ अट्रैक्टेड है, इसमें एक लड़का एक लड़के की तरफ अट्रैक्टेड है. हेट्रोसेक्सुअल में एक लड़की एक लड़के की तरफ अट्रैक्टेड है. बाइसेक्सुअल में क्या है कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं वो लड़कियों की तरफ भी उतने अट्रैक्टेड होता है और लड़कों की तरफ भी उतना अट्रैक्टेड होता है. ठीक है. ये क्या है, इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन. बात ये याद रखें कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज जस्ट रिलेटेड टू योर अट्रैक्शन, रोमांटिकली और फिजिकली अट्रैक्शन. ठीक है. इसमें आपने जेनिटेलिया के डिफरेंस की बात नहीं करनी. अब मैं आपको क्यों इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये देखें. जो क्वेर है उनके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, दैट इज प्लेयर एंड सेक्स, सॉरी, सेक्स एंड प्लेयर. ये चीज मैटर करती है उनके लिए. उनको फर्क नहीं पड़ता कि आगे लड़की है, आगे लड़का है, या फिर आगे इंटरसेक्स है. उनके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, दैट इज प्लेयर. ये क्वेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग है. ठीक है. ये चीजें आपकी किस में आती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन में. ठीक है. वो कहते हैं इनके साथ भी सेक्स कर सकते हैं, इनके साथ भी कर सकते हैं, इनके साथ भी कर सकते हैं, वी जस्ट नीड प्लेयर. बाइसेक्सुअल सिर्फ लड़कियां और लड़के. बाइसेक्सुअल और क्वेयर में फर्क क्या है कि बाइसेक्सुअल में इंटरसेक्स इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. दैट वाज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन. ये आपका एल जी बी टी क्यू नहीं है. ठीक है.
लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दीज आर योर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस। ट्रांसजेंडर हम जेंडर के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, उसको हम जेंडर आइडेंटिटी में देखते हैं। अगली बात हमने देखनी है, दैट इज योर जेंडर आइडेंटिटी। अच्छा, अब वो समझ आ रहा है जो हमने पोस्ट मॉडर्निज्म में पढ़ा था कि राइज ऑफ LGBTQ। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि ये सारे क्या है, डिफरेंट, वी नीड टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस, हमें इन डिफरेंसेस को एब्जॉर्ब करना चाहिए। थैंक यू। हमें इन डिफरेंसेस को एब्जॉर्ब करना चाहिए, हमें इनको एज अ नॉर्मल कंसीडर करना चाहिए। ठीक है? वो कहते हैं कि वो कहते हैं ये भी ठीक है, 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 सारे ठीक है। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप ये कहेंगे सिर्फ ये ठीक है तो ये गलत है, सिर्फ ये ठीक है तो ये गलत है। इट इज एंटी फाउंडेशनल वाला स्टांस जो हमने वहां पे बात की कि कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। बात समझ आ रही? अब हमने बात करनी है व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, इट इज ईच पर्सन्स इंटरनल एंड इंडिविजुअल experience of gender. Okay, it is each person's internal and individual experience of gender. बात समझ आ रही है? ठीक है, मतलब एक इंसान की मर्जी है कि वो मर्द बने, औरत बने, इट इज अबाउट एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब अब ये देखिए, एक लड़की है, एक क्या है लड़की और एक क्या है लड़का। अच्छा, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था ना, सिस जेंडर और ट्रांसजेंडर। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आप कम्युनिटी रोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, आप वही रोल्स परफॉर्म करते हैं जो कम्युनिटी ने आपको असाइन किया, देन यू आर अ सिस जेंडर, अदरवाइज यू आर अ ट्रांसजेंडर। ठीक है, अब इसमें ये है कि एक पर्सन की जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर है ना, इंडिविजुअल, आपने ये चीज याद है, उसका इंटरनल और इंडिविजुअल अपना एक्सपीरियंस। जिस तरह एक औरत है, अब पेरेंटली आप जेनिटेलिया की बात करें तो वो फीमेल है, लेकिन उसको नहीं पसंद पिंक कपड़े पहनना, उसको नहीं पसंद लंबे बाल रखना, वो सारे वो काम करना पसंद करती है जो कौन करता है, मर्द। दैट इज योर जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, अगर एक मर्द है, उसको वो काम करने हैं जो औरत करती है, उसको क्या रखने हैं, नेल्स रखने हैं लंबे, फिर उन पे क्या लगाना है, नेल पेंट लगाना है, उसको ब्रेड्स बनानी है, लंबे बाल रखने हैं। ठीक है, फिर उनकी हेयर स्टाइलिंग करनी है, दैट इज ऑल, दैट इज योर जेंडर आइडेंटिटी। बात समझ आ रही है? उसको पिंक फ्रॉक पहनने हैं। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो कहते हैं कि ये चीजें एबनॉर्मल नहीं है, ये चीजें सिर्फ डिफरेंट है, हमें क्या किस चीज की जरूरत है, हमें इनको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं। आई एम नॉट एडवोकेटिंग दिस स्टांस। अगेन वही बात है, मेरी पर्सनल इसमें कोई राय नहीं है, हम वो चीजें पढ़ें जो जेंडर में है। अब मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ पोस्ट मॉडर्निज्म से ये वाली चीजें। ठीक है, समझ आ रही है? अब वो कहते हैं कि जो सिस जेंडर है और जो ट्रांसजेंडर है, उसमें हमने फर्क पहले डिटेल इस पे बात कर चुके हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी में कहते हैं कि अ पर्सनस आइडेंटिटी, अ पर्सनस सॉरी, gender identity may be the same as or different from their birth assigned sex। सही है, यानी सिसजेंडर और ट्रांसजेंडर। बात समझ में आ रही है? सिसजेंडर और ट्रांसजेंडर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर उसके जेनेटेलिया आर फीमेल लाइक,
और वो उन्हीं रोल्स को एक्सेप्ट करती है, उन्हीं रोल्स के अकॉर्डिंग अपनी पूरी लाइफ गुजारती है जो इस सोसाइटी ने एक औरत को असाइन किए, तो देन दैट इज अ सिस्जेंडर। और अगर एक लड़का है, उसको लंबे नाखून रखने का शौक है, नेल पेंट रखने का शौक है, पिंक फ्रॉक्स पहनने का शौक है, ब्रेड्स बनाने का शौक है, तो दैट इज अ ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर हैज नथिंग टू डू विद योर सेक्स, ये बात याद रखनी है, हम पहले बात कर चुके हैं इसकी। ठीक है, तो क्वेयर थ्योरी पढ़ने से पहले ये वाली दो चीजें समझनी जरूरी थी, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, ये वाले दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एक टॉपिक है हमारा प्रॉब्लमेटाइजिंग, एक टॉपिक है हमारा प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स। प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स क्या है, ये आपकी क्वेयर थ्योरी। प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स, इसको पढ़ाना बनता था जब हमने मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं इसको, जब हमने पढ़ा था ना वो सेकंड चैप्टर में नेचर और नर्चर डिबेट का डिफरेंस पढ़ा था, तब वो इसको पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए पढ़ाया ताकि आपको चीज़ें समझ आए, हम थ्योरीज के पर्सपेक्टिव में जब पढ़े, क्योंकि मैं आपको पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद पढ़ाना चाह रही थी चीज़ें, ताकि आपको याद रहे वो भी और ये भी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको तब भी पढ़ाया था। अब ये टॉपिक है प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स। सबसे पहले वी नीड टू सी द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लमेटाइज। प्रॉब्लमेटाइजिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम है, पहले तो क्या करें कि आप आइडेंटिफाई करें और आप एक्सेप्ट करें। आप क्या करें? आइडेंटिफाई करें और आप क्या करें? एक्सेप्ट करें कि यहाँ पे एक मसला है। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसका हल भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, फिर हमने इसका क्या निकालना है? एक सॉल्यूशन। समझ आ रही है? अब जो क्वेयर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो हम सेंट्रल आइडिया या थीम की बात करते हैं, जो हम सेंट्रल आइडिया या थीम की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो इस थ्योरी के एडवोकेट्स हैं वो कहते हैं कि जो आपने सेक्सुअल ओरिएंटेशंस बनाई है ना, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस वही लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ऑल, वो जो आपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन बनाई है, उन सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेस पर जो कैटेगरीज बनाई है आपने, ठीक है, उन सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेसिस पर जो आपने कैटेगरीज बनाई है, उन कैटेगरीज को प्रॉब्लमेटाइज करना बहुत जरूरी है। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि दैट इज अ प्रॉब्लम, जो हमने उनकी कैटेगरीज बनाई है, हेट्रोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, फिर हमारी सोसाइटी में हेट्रोसेक्सुअलिटी इज अ नॉर्मल थिंग। 1970 से पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज कंसीडर्ड एज अ क्राइम ना, तो यही बात है, वो ये कहते हैं कि आपने जो कैटेगरीज बनाई हैं और फिर आप उनको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, उन पे आप लॉज बनाते हैं। ठीक है, ये वाली सारी बातें प्रॉब्लम है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम। ठीक है, फिर वी नीड टू एक्सेप्ट कि जो कैटेगरीज हमने बनाई है ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है? उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। ये जो कैटेगरीज बनाई है, हमने क्या करना है? इनका सोल्यूशन किस तरह से निकलेगा कि हम इन्हीं कैटेगरीज को क्या कर दें? अबॉलिश। बात समझ आ रही है? ये डिबेट स्टार्ट हुई थी जब होमोसेक्सुअल्स के राइट की बात शुरू हुई थी। होमोसेक्सुअल्स के राइट्स की क्या हुई थी बात? हमें पता है कि 1970 से पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज कंसीडर्ड एज अ क्राइम। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री की तरफ जाएं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो हमें पता 1970 से पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्राइम। ठीक है, अब हमने उसकी फेवर में कुछ लोग उठे हैं। सही है, 1970 में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री क्या था कि बर्तानिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? गे
लिबरेशन फ्रंट, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। गे लिबरेशन फ्रंट ये कब बनी थी? 1970 में। याद रखना है कि इससे पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज कंसीडर्ड एज अ क्राइम। ठीक है, गे लिबरेशन फ्रंट जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है। इसका मकसद क्या था? दे स्टार्टेड अ कैंपेन, गे लिबरेशन फ्रंट स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर इक्वालिटी। Recording कहते थे stopped. एक तो आप इक्वालिटी दें, ठीक है, और एक क्या करें, लेजिस्लेशन करें। ठीक है, एक आप इक्वालिटी दें और एक आप क्या करें, लेजिस्लेशन। किसके लिए लेजिस्लेशन करें? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ होमोसेक्सुअल्स। ठीक है, एक तो आप क्या करें, इक्वालिटी, और एक आप क्या करें, लेजिस्लेशन करें फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ होमोसेक्सुअल्स। बात समझ आ रही है? ये था गे लिबरेशन फ्रंट का मकसद। अब आइडिया क्या है इस सब के पीछे? 1970 से पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्राइम। 1970 में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उन्होंने होमोसेक्सुअल के राइट्स को क्या किया, एडवोकेट किया। आइडिया क्या है इस सब के पीछे? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? Recording in progress. आइडिया क्या है इस सब के पीछे? कि जेंडर इज नॉट फिक्स्ड। आइडिया क्या है? जेंडर इज नॉट फिक्स्ड। लिखा नहीं जा रहा, अगर आप लोग नोट करें इसके पीछे आइडिया क्या है कि जेंडर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज समवट फ्लूइड। बात समझ आ रही है? जेंडर जेंडर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज समवट फ्लूइड। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम विद होमोसेक्सुअल्स, क्या प्रॉब्लम थी होमोसेक्सुअल्स के साथ एट दैट टाइम? कि वो सोशल कंस्ट्रक्ट्स के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे थे। सोशल कंस्ट्रक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या था आपका? हेट्रोसेक्सुअलिटी नॉर्मल थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि होमोसेक्सुअलिटी को एबनॉर्मल कंसीडर कर दिया। यही इसका मेन आइडिया है कि आप इसको नॉर्मल एबनॉर्मल कंसीडर ना करें, क्योंकि जो जेंडर है ना वो भी क्या है, फिक्स नहीं है। फिर वो बात करते हैं कि जो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटीज है ये भी फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं कि अगर कोई एक टाइम पे लेस्बियन है तो वो लेस्बियन ही रहे, एक टाइम पे गे है तो वो गे ही रहे, एक टाइम पे बाइसेक्सुअल है तो वो बाइसेक्सुअल ही रहे, एक टाइम पे क्वेयर है तो वो क्वेयर ही रहे। बात समझ आ रही है? जो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटीज है दे आर नॉट फिक्स्ड एंड दे डू नॉट डिटरमिन हु वी आर। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म आता है इस थ्योरी पे। इस थ्योरी पे हमारे पास क्या आता है, एक क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ये आता है कि ये जो क्वेर है ना, ये लाइफ को, क्रिटिसिज्म क्या आता है हमारे पास, जो जो क्वेर है ना, इन पे क्रिटिसिज्म आता है कि दे डू नॉट टॉक अबाउट रियल लाइफ स्टोरीज। सही है, क्योंकि जो मेजोरिटी केसेस है उनमें हमारे पास क्या है, फिक्स्ड आइडेंटिटीज में। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोले ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें। तो मैं स्टाइलिश नहीं चल रहा, स्लो चल रहा। ठीक है, जो हमारे मेजोरिटी केसेस में आइडेंटिटीज क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जो क्वेर है, हम पहले बात कर चुके हैं, उनका फोकस इज ओनली ऑन सेक्स एंड प्लेयर। उनका फोकस किस पे है, सेक्स और प्लेयर पे। ठीक है, बात समझ आ रही है? नोट कर लें फिर आगे करते हैं। ठीक है, बात समझ आई क्वेर थ्योरी? इसके बाद हमारा रहती है थ्योरी मेंस फेमिनिज्म। मेंस फेमिनिज्म, मेंस फेमिनिज्म।
जो आपका मेंस फेमिनिज्म है दैट वाज इमर्ज्ड इन 1970 सबसे पहले, ठीक है। और जो मेंस फेमिनिज्म की डिबेट है वो स्टार्ट हुई थी किसके साथ? लिबरेशन मूवमेंट के साथ। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट जो है, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाली, ठीक है। ये डिबेट स्टार्ट हुई थी सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वुमेन लिबरेशन मूवमेंट के पैरेलल में, ठीक है। अब जो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट है उसकी अगर हम मेन मोटिव की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमें कल्चरल पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, ये उनका मेन एजेंडा था, ठीक है। अब ये वाले जो मेंस फेमिनिज्म में जो फेमिनिस्ट हैं ये मर्द हैं जो औरतों के राइट्स को एडवोकेट करते हैं, ये इसका बड़ा बेसिक साइड है, ठीक है। इसमें वो वाले मर्द आते हैं जो औरतों के राइट्स को क्या करते हैं? एडवोकेट करते हैं, ठीक है। ये वो वाले मर्द हैं दैट आर सीकिंग टू एस्टेब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटीज, that are seeking to establish equal opportunities for women in a range of social relations। मैंने आपको बेसिक सा आइडिया बता दिया कि इसमें वो वाले मर्द हैं जो वुमेन राइट्स को क्या करते हैं? एडवोकेट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि एक थ्योरी डेवलप करनी चाहिए, वो क्या कहते हैं कि वी शुड डेवलप अ थ्योरी। कौन सी थ्योरी? दैट टेल्स अस व्हाट अ मैन, व्हाट मेक्स अ मैन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जो मर्द आज के टाइम पे है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उस मर्द को बनाते हैं? हमें उस पर भी रिसर्च करनी चाहिए। अगर हमने वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब हम रूट्स पे ना जाए, ठीक है। तो मसला मर्दों का है ना, पेट्रियार्की का मसला है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो मर्दों को इस तरह का बनाती है? जब मर्द पैदा होते हैं हम क्यों उन्हें कहते हैं कि आप मर्द हैं, आप रो नहीं सकते? क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? वो अपने इमोशंस को क्यों एक्सप्रेस नहीं कर सकते? इमोशंस वाला टैग हमेशा औरतों के साथ ही क्यों लगाया जाता है? जब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते फिर वो क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर वही गुस्सा किस पे निकलता है? अपने पार्टनर पे। वही मर्द साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार होता है। जब एक मर्द साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार होता है तो एक बेटा होता है, ठीक है। और जब एक बेटा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी सोसाइटी उस ट्रैप में आ जाती है। वो क्या कहते हैं जो मेंस फेमिनिज्म में जो मेल फेमिनिस्ट है वो ये कहते हैं कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो मर्द है, ये प्लीज आप नोट करते जाएं, स्लो चल रहा है। ये वाले जो मर्द हैं दे एक्नॉलेज दैट all men at least all men at least have a potential to be oppressor। ये कहते हैं कि जो सारे मर्द हैं उनमें पोटेंशियल है टू बी ऑप्रेसर। वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, वो इससे डिनाई नहीं करते, ठीक है। मेन फेमिनिस्ट में एक मेल फेमिनिस्ट हमारे पास आते हैं, जॉन स्टॉल्टन बर्ग। उन्होंने एक ग्रुप की फाउंडेशन रखी थी, उस ग्रुप का नाम था मैन कैन स्टॉप रेप, ठीक है। मैन कैन स्टॉप रेप।
फिर एक बात कही थी उन्होंने कि जो पोर्नोग्राफी है ना, जो पोर्नोग्राफी है टेल्स lies about female. Pornography tells lies about women but tells the truth about men. ये वो वाले मर्द हैं जो औरतों के राइट्स को एडवोकेट करते हैं, ठीक है। फ्रेडरिक डोगलास एक थे हमारे पास मेल फेमिनिस्ट। फ्रेडरिक स्टाइलिस्ट को क्या हो जाता है। फ्रेडरिक डोगलास क्या था हमारे पास, मेल फेमिनिस्ट। ही आस्क्ड फॉर he asked for suffrage in America। उन्होंने कहा था कि औरतों को उनके पॉलिटिकल राइट्स यानी राइट टू वोट मिलना चाहिए। दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल राइट्स ना, पर्टिकुलरली राइट टू वोट, ठीक है। बात समझ आ रही। तो दैट वाज मेंस फेमिनिज्म, जिसमें कुछ बड़ा सिंपल सा आइडिया ये है कि वो वाले मर्द इसमें आते हैं जो औरतों की राइट्स को एडवोकेट करते हैं, वो वाले मर्द जो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो मर्द है उनमें पोटेंशियल है टू बी एन ऑप्रेसर, ठीक है। थेरीज कंप्लीट हो गई हमारी सारी इन डिटेल। आपकी रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, फिर आपका मेंस फेमिनिज्म, आपकी क्वेयर थ्योरी, ये आपकी सारी थ्योरीज जो है 8 थ्योरीज थी आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है इसकी जो हमने पढ़नी होती है सेकंड चैप्टर में, ठीक है, सेकंड थर्ड चैप्टर। अगला चैप्टर है हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। ये हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि मैं पहले आपको वो वाले चैप्टर्स क्लियर करा रही हूँ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। अब जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है ये हम आज कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ना लाइट और सेकेंडली स्टाइलिश मुझे तंग कर रहे हैं, तो वो ब्रेक वाले बच्चे खुश हो जाए। जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारा अगला टॉपिक है। एक सेकेंड। जेंडर बेस्ड वायलेंस ये हमारा क्या है अगला टॉपिक। अब आपकी जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है ये क्या है, ये आप ना काइंडली लिखते जाइएगा, मैं बोल रही हूँ आप साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। जो जेंडर बेस्ड आपकी वायलेंस है दैट इज क्या है, इट इज वायलेंस। कौन सी वायलेंस, दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन बिकॉज Recording ऑफ stopped. इट्स जेंडर, ठीक है। जो आपकी जेंडर बेस्ड वायलेंस है ये इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन बिकॉज ऑफ इट्स जेंडर। Recording in progress. अब इसमें औरतें, मर्द, इंटरसेक्स, यही हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि हम इनको डिस्कस करेंगे। ये भी वायलेंस का शिकार है, ये भी वायलेंस का शिकार है, ये भी वायलेंस का शिकार है, लेकिन स्टैट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वायलेंस की विक्टिम औरतें हैं। बात समझ आ रही है। मतलब ये सब वायलेंस एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा विक्टिम्स क्या है, औरतें। अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें ना तो 35% ऑफ द फीमेल वो हैं जो वायलेंस का शिकार है। और अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में बात करें तो आपकी 70% औरतें आर सब्जेक्टेड टू वायलेंस। बात समझ आ रही। फिर आप कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी अब तो जेंडर इक्वालिटी आ गई है, ये
स्टैट आपका कह रहा है कि पाकिस्तान में 70% औरतें क्या है, वायलेंस का शिकार है। अभी भी ना उठे हम लोग। ठीक है, एक स्टैट के अकॉर्डिंग 200 मिलियन फीमेल्स एंड गर्ल्स, वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, 200 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स जो आज जिंदा है, ठीक है, दे हैव अंडरगॉन जेनिटल म्यूटिलेशन या वायलेंस। बात समझ आ रही है? आपसे स्टैट चेक करें कितने बड़े फिगर्स हैं। फॉर्म्स ऑफ वायलेंस की बात करते हैं हम। फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है वो हमने देख लिया कि वायलेंस डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन बिकॉज ऑफ इट्स जेंडर। और सबसे ज्यादा विक्टिम कौन है इसकी? औरतें। 70% किसमें? पाकिस्तान में। सही है। अब हमने देखना है फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, सबसे पहली फॉर्म है आपकी फिजिकल वायलेंस। सबसे पहली आपकी क्या है? इट इज योर फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस क्या है आपकी? अनलॉफुल फिजिकल फोर्स, यही आती है ना आपकी फिजिकल वायलेंस में। व्हेन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी, deprivation ऑफ लिबर्टी, ये सारी किस में आती है हमारे पास? फिजिकल वायलेंस में। फिर आपके पास दूसरी फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या है? दैट इज योर सेक्सुअल वायलेंस। उसमें क्या आता है आपका? रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, ये वाली चीजें किस में आ जाती हैं आपकी? सेक्सुअल वायलेंस में। तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है? इकोनॉमिक वायलेंस। तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है? इकोनॉमिक वायलेंस। इकोनॉमिक वायलेंस में क्या आता है आपका? प्रॉपर्टी डैमेज, आपके प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो आपको नहीं दिए जाते। फिर आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं आपको इंडिपेंडेंटली एक्सेस नहीं दी जाती उनकी तरफ। फैमिली की जो इनकम के रिसोर्सेज हैं उनका पता नहीं होता औरतों को कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बात समझ आ रही है? ये किस में आ जाते हैं आपके? इकोनॉमिक वायलेंस। उसमें क्या इन्वॉल्व है आपका? प्रॉपर्टी डैमेज, ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये चीजें लिखते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिर चौथे नंबर पे आपकी क्या आ जाती है? ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो इतनी आम हो चुकी है आज के दौर में, तो फिर औरतों का तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। स्टैट के अकॉर्डिंग वुमेन एंड गर्ल्स अकाउंट फॉर, ठीक है, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसकी भी बात करते हैं 70% उसमें किसकी हो रही होती है? औरतें, लड़कियां, ठीक है। फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग। फिर आपकी आ जाती है साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकल वायलेंस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। सही है। इसमें क्या है? आप वर्बली किसी को इंसल्ट करते हैं, आप इमोशनली किसी को डैमेज करते हैं, और इमोशनल डैमेज फिजिकल डैमेज से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, आप नोट कर ले। फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग, साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकल वायलेंस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। इसमें क्या आता है? आपकी क्वेश्चन, आपकी वर्बल इंसल्ट, हेरेसमेंट, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी साइकोलॉजिकल वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस में हमने पढ़ा डेफिनेशन, इंट्रो, फॉर्म